हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कला और संस्कृति को कवर करेंगे। इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो है पुम्पुहार चोल कालीन बंदरगाह शहर, बृहदेश्वर मंदिर, होरस, टुलु भाषा, आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम, जस कोंजस, कोणार्क मंदिर की संरक्षण योजना, हम्पी, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, नए जीआई टैग, कला एवं संस्कृति टिप्पणियाँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है जो हमें कवर करना है वो है पुम्पुहार चोलकालीन बंदरगाह शहर। देखिए, तमिलनाडु में एक विलुप्त चोलकालीन बंदरगाह शहर है जिसका नाम है पुम्पुहार। तो पुम्पुहार का डिजिटल रूप में पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक कंसोर्टियम द्वारा प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पुहार का प्रारंभ किया गया। क्या नाम है? प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पुहार का प्रारंभ किया गया है। पुम्पुहार का पुनर्निर्माण डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भारतीय डिजिटल विरासत पहल है ना। इसका निर्माण कैसे? इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है। देखिए, पुम्पुहार शहर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार संगमकालीन साहित्य की रचनाओं में है। संगमकालीन साहित्य की रचनाओं में इस शहर के बारे में विवरण हमें मिला है। यह शहर दक्षिणी तमिलनाडु, कहाँ पे? साउदर्न तमिलनाडु में स्थित है। पुम्पुहार शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह शहर समुद्र के बढ़े हुए जलस्तर या कडाल कोल की घटना के कारण डूब गया। ठीक है, तो ये जो समुद्र का स्तर जब बढ़ा तो इसकी वजह से ये डूब गया। ठीक है, तो पुम्पुहार जो एक बंदरगाह शहर है उसका डिजिटल पुनर्निर्माण के बारे में बात जो है की जा रही है। पुम्पुहार शहर के बारे में हमने देखा कि ये तमिल साहित्य में जो है इसका मेंशन है और चोलकालीन बंदरगाह है ये। ठीक है, देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसकी स्थापना 1971 में हुई। तो कब हुई स्थापना? 1971 में। डीएसटी का उद्देश्य है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में देखते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल 5 फरवरी 2020 को तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में, कहाँ पे? तंजावुर में हजारों लोगों की लोक श्री बृहदेश्वर मंदिर में कुंभाभिषेकम या जलाभिषेक बोलते हैं इसको, उस समारोह के गवाह बने। ठीक है, तो 5 फरवरी 2020 में तमिलनाडु राज्य में तंजावुर में जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है उसके कुंभाभिषेकम मतलब जलाभिषेक समारोह के जो है उसमें उपस्थित हुए। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने एक पुराने मामले जो तमिलनाडु राज्य में संस्कृति, भाषा और तमिल परंपराओं के बीच वर्चस्व को लेकर था, 31 फरवरी 2020 को निर्णय दिया था कि जिस कारण यह समारोह यहाँ पुनः 23 वर्षों बाद आयोजित हुआ। तो इस पे कुछ दिनों के लिए रोक लगी हुई थी, लेकिन यहाँ तमिलनाडु जो हमारा मद्रास में उच्च न्यायालय में एक पुराना जो मामला था जो हमारे तमिलनाडु की संस्कृति और उसकी परंपराओं के जो है वर्चस्व के लिए था, तो 23 वर्ष के बाद फिर से जो है आयोजन है। कौन सा आयोजन? ये जो आपका अभी हमने देखा कि जल में जो कुंभाभिषेकम यानी कि जलाभिषेक का जो आयोजन है वो फिर से जो है किया गया। कुंभाभिषेकम समारोह के बारे में देखते हैं। इस समारोह में पवित्र जल में यज्ञ सलाई यानी यज्ञ सलाई से लाकर स्वर्ण कलश में डाला जाता है। तो ये जो है जल को यज्ञ सलाई से लाके स्वर्ण कलश में डाला जाता है जो पवित्र गर्भगृह ठीक है 216 फुट के ऊपर विमानम में है। मंदिर की अन्य मूर्तियों का भी पवित्र जल से जलाभिषेक किया जाता है। यज्ञ सलाई की श्री बृहदेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक जल कुंड है। यज्ञ सलाई क्या है? श्री जो है बृहदेश्वर मंदिर है उसके परिसर में ही एक जल कुंड है यज्ञ सलाई। वहाँ से जो है पानी लाके और जलाभिषेक किया जाता है, मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। ठीक है, पवित्र जल से। अंतिम बार 1997 में, ये कब हुआ था अंतिम बार? 1997 में कुंभाभिषेकम समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें आग की घटना के कारण जो एक बहुत भगदड़ मच गई थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी उसमें। तो विवाद क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, विवाद इस बात को लेकर है कि कुंभाभिषेकम समारोह में श्लोकों का उच्चारण किस भाषा में किया जाना चाहिए, उस भाषा को लेकर विवाद है। अब देखते हैं। थंजो पेरिया कोइल उरी माई मीतपु कुझु
नामक संगठन, एक संगठन है, ये संगठन जिसका उद्देश्य श्री बृहदेश्वर मंदिर में तमिल परंपरा, उनका उद्देश्य क्या है कि बृहदेश्वर मंदिर में तमिल परंपराओं को बहाल करना, और मांग की है इन्होंने कि कुंभाभिषेकम समारोह केवल तमिल भाषा में आयोजित किया जाए। तो ये विवाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के हलफनामे पर सहमति जताई, और जिसमें कहा गया है कि समारोह संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो राज्य सरकार है उन्होंने जो है हलफनामे पर सहमति जताई और ये कहा कि जो समारोह है वो दोनों ही लैंग्वेज में होनी चाहिए, संस्कृत में भी और तमिल में भी। देखिए, श्री बृहदेश्वर मंदिर, उसके बारे में हम देखते हैं मंदिर के बारे में। श्री बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, और इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट, ठीक है, श्री बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण चोल सम्राट राजा राज प्रथम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के लिए भी कि ऐसा पूछ सकते हैं कि चोल मंदिर किसके शासनकाल में बना था। तो राजा राज प्रथम के द्वारा जो है 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। तो राजा राज प्रथम 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य में ये करवाया गया था। इसके नाम पर ही इसे राजा राजेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो श्री बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और चोल के राजा जो सम्राट थे राजा राज प्रथम 103 से 110 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। तो किस चीज़ से निर्मित है? ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित है, और अधिकांशतः बड़े शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण ही इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को के जो है वर्ल्ड हेरिटेज का भी ये हिस्सा है ये मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है होरस, ठीक है। तो होरस क्या है? हाल में ही मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय ने मिन्या गवर्नेट में एक पुरातात्विक स्थल पर प्राचीन महायाजकों की समाधि, ठीक है, एंशियंट जो प्रीस्ट हैं, महायाजक मतलब प्रीस्ट, तो एंशियंट प्रीस्ट की समाधि कहाँ की बात कर रहे हैं? ये जो है मिस्र की बात कर रहे हैं। मिस्र में एक पुरातात्विक स्थल है, क्या नाम है? मिन्या। तो वहाँ पे जो है जो एंशियंट प्रीस्ट हैं उनकी समाधि और आकाश के देवता होरस, ठीक है। तो ये कौन है? आकाश के देवता है होरस, और प्रीस्ट की समाधि को समर्पित पत्थरों में से एक जो है एक कब्र की खोज की गई है, ठीक है। तो ये मिस्र की बात कर रहे हैं। इस खुदाई में 16 समाधियां सहित पत्थरों में 20 कब्रें मिली हैं। 16 समाधियों में 20 कब्रें मिली हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अल घोरिफा, क्या अल घोरिफा जो पुरास्थल है, कौन सा स्थल है? अल घोरिफा, ठीक है, पुरास्थल जो काहिरा के दक्षिण में 300 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ पे? काहिरा के दक्षिण में 300 किलोमीटर दूर स्थित है, पर कब्रों के बारे में चित्रलिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है। तो ये कब्रों के बारे में कुछ चित्रलिपि में ये उत्कीर्ण है, इन कब्रों के बारे में पहले ही देखिए। साझा जो कब्रें हैं, ठीक है, वो जो देवता जेहुत्य, क्या नाम है देवता का? जेहुत्य के महायाजकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को समर्पित थी, जो लगभग 3000 वर्ष पहले की हैं। पत्थरों से बनी एक कब्र में आइसिस और ओरिस, क्या है? आइसिस और ओरिस के पुत्र होरस को समर्पित है। इसमें पंखों को फैलाते हुए देवी नट की मूर्ति भी मिली है। मिस्र के जो पुरावशेष मंत्रालय में 10,000 नीली और हरी उशाप्ती यानी मूर्ति, उशाप्ती को मूर्ति कहते हैं, एवं जो है 700 ताबीजों की भी खोज की है, जिनमें कुछ शुद्ध सोने से बनी हैं। इनमें कुछ मूर्तियां दुपट्टे की तरह का परिधान धारण किए हुए हैं, और कुछ मूर्तियों में सांप तथा छत्र को भी दर्शाया गया है। क्या है पृष्ठभूमि? देखिए, हाल के वर्षों में मिस्र ने अपने देश में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए पुरातात्विक खोजों को बढ़ावा दे रहा है मिस्र, और 2011 में अरब स्प्रिंग की हिंसा के बाद काफ़ी जो है, जिसमें जो टूरिज्म की जो चलन था मिस्र में, वो काफ़ी कम हो गया है अरब जो स्प्रिंग के बाद, 2011 के बाद, ठीक है। तो ये पूरा था। नेक्स्ट हमारा है टुलु भाषा, ठीक है। टुलु लैंग्वेज क्या है, कहाँ से है? तो देखिए, पिछले कुछ समय में कर्नाटक की एक क्षेत्रीय भाषा टुलु बोलने वाले स्थानीय लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग उठाई है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए मांग उठाई है, और 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाएं, ये टोटल आप ये भी जान लीजिए कि 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाएं हैं, ठीक है। टुलु ने भी डिमांड किया है कि हमें 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को शामिल किया जाए। तो मांग उठाने के कारण क्या है?
देखिए टुलु जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। टुलु क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। टुलु भाषा बोलने वालों का संकेंद्रण मुख्यतः कर्नाटक के 2 तटीय जिलों तथा केरल के कासारगोड में जिले में है। ठीक है, तो टुलु भाषा बोलने वालों के संकेंद्रण कहाँ है? केरल के 2 तटीय जिलों में है और केरल के कासारगोड जिले में है। ठीक है, तो टुलु भाषा बहुत कम जगह बोली जा रही है। कर्नाटक के 2 कोस्टल एरियाज और केरल के कासारागोड जिले में है। इस भाषा की हिमायतियों का तर्क है कि टुलु भाषा बोलने वालों की संख्या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मणिपुर संस्कृत से अधिक है। ठीक है, तो इनका तर्क ये है कि जो मणिपुर और संस्कृत बोलने वालों से अधिक जो है बोलने वाले हैं टुलु के, और इस आधार पर टुलु भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट कॉल्डवेल ने अपनी पुस्तक में टुलु भाषा को द्रविड़ परिवार की विकसित भाषाओं में प्रमुख बताया। तो किसने ये बताया है? रॉबर्ट कॉल्डवेल ने बताया है कि ये जो है द्रविड़ भाषाओं में एक विकसित भाषा है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, ठीक है, अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, अपनी भाषा, लिपि और जो है उनको उनका संरक्षण का उनको अधिकार है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लाभ क्या है वो देख लेते हैं। टुलु भाषा जो है वो भारत या अन्य किसी देश की आधिकारिक भाषा नहीं है, परंतु टुलु को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास जारी है। यदि टुलु 8वीं अनुसूची में शामिल होता है तो इससे जो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता मिल जाएगी और टुलु भाषा की किताबों का अन्य जो इसकी किताब है वो जो है आपकी अन्य भाषाओं में अनुवाद उसका हो सकेगा। सांसद, विधायक और सांसद और राज्य की विधानसभाओं में टुलु भाषा में अपनी बात रख सकेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा में भी परीक्षार्थी टुलु भाषा में लिख सकेंगे। तो ये सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब देखिए साइन लैंग्वेज को भी 8वीं सूची में शामिल करने की मांग। तो क्या है साइन लैंग्वेज? देखिए साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा है। क्या है ये? सांकेतिक भाषा है, और जिसमें किसी चीज़ को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के हाथों का सहारा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हम जो है जेस्चर्स से, अपने हाथों के सहारे से, उंगलियों का सहारा और अपने चेहरे के हाव भाव से जो है आदि से समझाते हैं। सांकेतिक भाषा का खासकर इस्तेमाल मूक, बधिर या गूंगे लोगों के लिए होता है। 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में सांकेतिक भाषा को 8वीं अनुसूची में, कहाँ पे? 19 में दिल्ली उच्च न्यायालय में तो सांकेतिक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। ठीक है, अब देखिए आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम। क्या है आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम? हाल में ही उड़ीसा सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे? उड़ीसा सरकार के द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्या है? कौन सा है? बरहामपुर के छात्रों ने खुले में आर्ट फ्रॉम म्यूजियम विकसित किया है। तो एक मतलब ओपन में इन्होंने विकसित किया है आर्ट फ्रॉम म्यूजियम। कहाँ पे? बरहामपुर के छात्रों ने, उड़ीसा में। तो देखिए कि संग्रहालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने धातु अपशिष्ट से 20 कलाकृतियों का निर्माण किया है। धातु अपशिष्ट से 20 कलाकृतियों का निर्माण किया है। नेक्स्ट हमारा है जस कोजन्स। क्या है जस कोजन्स? अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान के सांस्कृतिक स्थलों पर हमला करने की धमकी की प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान के विदेशी मंत्री जो हैं 5 जनवरी 2020 को इस युद्ध अपराध अर्थात जस कोजन्स एक लातिनी शब्द का करार दिया है। ठीक है ना, इसे एक युद्ध अपराध जो है करार दिया है, और युद्ध अपराध जो है लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं जस कोजन्स। ठीक है, देखिए जस कोजन्स जिसका लातिनी भाषा में अर्थ होता है बाध्यकारी कानून। ठीक है, बाध्यकारी कानून, इसका संबंध उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से है जो बाध्यकारी या आधिकारिक होते हैं। क्या है? बाध्यकारी होते हैं या आधिकारिक होते हैं, तथा इससे कोई राष्ट्र मुक्त नहीं हो सकता। इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के 2 पक्षों में के मध्य एक पृथक समझौते द्वारा समायोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, 2 पक्षों के मध्य एक पृथक जो है समझौता, एक अलग से समझौता करके इसको समायोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जस कोजन्स है, और जस कोजन्स का सिद्धांत वर्तमान समय में अधिकतर राष्ट्र का जो है पालन करते हैं, जो रोमन साम्राज्य के समय माना जाता है। देखिए जस कोजन्स के नियमों में 1969 और 1986 में प्रतिपादित संधि नियमों पर वियना सम्मेलन द्वारा अनुमोदित किया गया है, और दोनों सम्मेलनों में के अनुसार कोई भी संधि निरर्थक है
ठीक है, कोई भी संधि निरर्थक है यदि वह जस्ट कॉजेंस के नियमों का उल्लंघन करती है। तो जस्ट कॉजेंस जो है लैटिन भाषा का एक वर्ड है और इसके अनुसार कोई भी जो संधि है वो निरर्थक है अगर वो जस्ट कॉजेंस के नियमों को फॉलो नहीं कर रही है। नेक्स्ट हमारा है आपका कोणार्क मंदिर की संरक्षण योजना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द प्लान ऑफ द कोणार्क टेम्पल। केंद्र सरकार ने हाल में 800 वर्ष पुराने सूर्य कोणार्क मंदिर के जीर्णोद्धार तथा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है। ठीक है, 800 साल पुराना है ये कोणार्क मंदिर, इनके जीर्णोद्धार की बात हो रही है और यह स्मारक इन आरोपों को लेकर विवाद के घेरे में गिर गया है कि इसकी बाह्य सतह पर पत्थरों की नक्काशी को साधारण शिलाखंडों से बदला जा रहा है, जिससे इस मंदिर की भव्यता को अपूरणीय क्षति हो रही है। ठीक है, तो इसका जो बाह्य सतह है, जो आउटर सरफेस है, उस पर पत्थरों की जो नक्काशियाँ जो है बहुत ही विचित्र नक्काशियाँ की गई हैं, उसको साधारण जो है शिलाखंड, सिंपल जो शिलाखंड है उनसे जो है चेंज किया जा रहा है, जिससे क्या है कि मंदिर की भव्यता जो है बहुत ही अब उसको बहुत ही ज़्यादा क्षति हो रही है। ठीक है, तो ये डिबेट का सब्जेक्ट हो गया है। और देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में, तो इम्पॉर्टेंट है कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में 1238 से लेके जो है 1264 एडी में कौन किया था, राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने, राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। और यह उड़ीसा के पूर्वी तट पर, कहाँ पे, उड़ीसा के जो है पूर्वी ईस्टर्न जो है घाट पे पूर्वी तट पर पवित्र धार्मिक शहर पुरी के निकट स्थित है। तो जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को द्वारा 1984, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब किया गया था, 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सूर्य देव को समर्पित कोणार्क मंदिर उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला की पराकाष्ठा एवं विश्व के धार्मिक स्थापत्य के गिने चुने असाधारण स्मारकों में से एक है। ठीक है ना, तो ये जो मंदिर स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है, ये बहुत पीक पे है ये जो स्थापत्य कला है, और विश्व के धार्मिक स्थापत्य के बहुत ही मतलब यूनिक है, ये बहुत ही गिने चुने असाधारण स्मारकों में से एक है। कोणार्क शब्द का एक जो है स्थान को दर्शाता है जो दो लोक तत्वों से मिलकर बना है, कोणा अर्थात कोना और अर्क अर्थात सूर्य। ठीक है, तो दो लोक तत्वों से मिलकर बना होता है कोणार्क, कोणा अथवा कोना होता है और अर्क मतलब होता है सूर्य। देखिए अर्क क्षेत्र में पूजित सूर्य देवता को भी कोणार्क कहा, तो अर्क क्षेत्र में जो सूर्य देवता की जिसकी पूजा होती है उनको कोणार्क कहा जाता है। ब्रह्मा पुराण में अर्क क्षेत्र में सूर्य देवता कोणादित्य के नाम से वर्णित हैं। तो ब्रह्म पुराण में भी इनका मेंशन है, जिसमें अर्क जो क्षेत्र है उसमें सूर्य देवता कोणादित्य नाम से वर्णित हैं। देखिए वैदिक काल से सूर्य भारत में एक प्रचलित देवता रहे हैं, वैदिक काल से ही जो है सूर्य को एक देवता के रूप में माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हम्पी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही हम्पी के निकट विरुपापुरा गड्डी में निर्मित रेस्टोरेंटों, होटलों, गेस्ट हाउसों तथा अन्य स्मारकों को गिराने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, क्योंकि हम्पी के निकट वो वीरापापुरा गड्डी में निर्मित ये सारे जो है स्थान थे, अब इनको जो है गिराने का जो है आदेश दिया गया है। वीरापापुरा गड्डी तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक अंडाकार द्वीप है। तो वीरापापुरा क्या है, एक द्वीप है अंडाकार, जो हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो हम्पी के जो है वेस्ट में जो है ये वीरापापुरा जो है एक द्वीप स्थित है। अब देखिए यहाँ पे यह निर्माण मैसूर प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1961 का उल्लंघन है। ठीक है ना, तो मतलब कि जो बहुत ही ऐसे मोनूमेंट्स हैं, बहुत ही पुराने समय के मोनूमेंट्स हैं, उनके अगल बगल में इस तरीके की चीज़ें जो होटल्स हैं, उसको क्या होता है कि वहाँ से जो है वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं जो है होता है। लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और बहुत तरीके की जो है गंदगी या फिर छेड़छाड़ जो इस तरीके की होती है, हमारे जो मूर्तियाँ हैं या मूर्तियों से नहीं, एक्चुअली जो आर्किटेक्चर की जो चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा देखिए इसमें आगे देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने 1961 में पारित इस अधिनियम की धारा 19(3) के तहत 1988 को जारी अधिसूचना के आधार पर जो संपूर्ण वीरापापुरा गड्डी गांव को एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये पूरा गांव को एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ से कोई आउटर जो इन्फ्लुएंस है वो कम करने की कोशिश की गई, इसलिए इसको जो रेस्टोरेंट और जो ऐसी शॉप्स हैं उसको गिराने की बात की गई है। ठीक है, तो हम्पी के बारे में देखते हैं। हम्पी एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो विजयनगर साम्राज्य
14वीं से 16वीं शताब्दी की राजधानी के अवशेषों का समूह है। यह स्थल 4,18,724 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो मध्य कर्नाटक के बेलारी, कहाँ पे, मध्य कर्नाटक के बेलारी जिले के तुंगभद्रा घाटी में अवस्थित है। इस प्राचीन साम्राज्य की विविध शहरी, राजसी और तथा पवित्र प्राणियों की जटिलता 1600 से अधिक जीवित अवशेषों में परिलक्षित होती है। इनमें किले, नदी के तट किनारे पर अवस्थित पुरातात्विक अवशेषों जो अवशेष हैं उनकी विशेषता, राजसी एवं जो पवित्र परिसरों, मंदिर जैसे कि विठल मंदिर है, पवित्र धार्मिक स्थल है, स्तंभदार हॉल है, मंडप, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये बहुत ही जो है बहुत सारे मंदिर का एक ग्रुप है। ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का राष्ट्रीय सूची। ठीक है। तो देखिए क्या है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज। 18 अप्रैल 2020 को भारत की केंद्रीय जो है सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की। भारत के 13 अमूर्त संस्कृत विरासत को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी गई है। देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना है। इस भारतीय सूची का उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। देखिए यह क्या है, इससे सांस्कृतिक मंत्रालय के विजन 2024, ठीक है, विजन 2024 का एक हिस्सा है। अमूर्त या इंटेंजिबल जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को के वर्ष 2003 में कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस सूची को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर को प्रकट करने वाले 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया गया। तो 5 डोमेन कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखिए पहला तो है कि इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति। ठीक है। तो टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हो, मंदिर हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब है ऐसी जो है विरासत जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे भाषा है, मौखिक परंपराएं हैं और अभिव्यक्ति है। कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव, प्राकृतिक एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान और अभ्यास, पारंपरिक शिल्प कौशल, ये सारी जो है हमारी 5 जो है मापदंड है। देखिए यूनेस्को और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को की स्थापना 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के लिए के रूप में मानव जाति और बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। ठीक है। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। तो ये जो आपका ये यूनेस्को है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को विश्व धरोहर की मान्यता देती है और ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितना 37 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कितना यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल है। 37 हमारा मूर्त विरासत धरोहर स्थल है, 27 उसमें सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ठीक है, 29 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। टोटल कितना है 37 है। 37 में से 29 है सांस्कृतिक, 7 है आपका प्राकृतिक और 1 जो है मिश्रित है। और 13 अमूर्त इंटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत भी हैं। तो हम 13 जो है देखेंगे कौन से हमारे इंटेंजिबल जो है सांस्कृतिक विरासत हैं। पहला है वैदिक जप की परंपरा, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, रामन गढ़वाल हिमालय में धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान। फिर है मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक। फिर है कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान का नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख के बौद्ध जप, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर भारत के पवित्र बौद्ध स्थलों का जो है पाठ। फिर मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य, नगाड़ों के साथ नृत्य होता है। पंजाब के ठेठरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, योग, नवरोज और कुंभ मेला, ये सारे जो हमारे हैं इंटेंजिबल जो हेरिटेज कल्चर में हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। क्या है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए 21 फरवरी, कब है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1999 से ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में, क्या है ये, समाज में राष्ट्र जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ बहुभाषावाद को विकास को प्रोत्साहित करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो जाए, सब जो है यूनिटी में चलने लगे, ठीक है। तो बहुभाषावाद को यानी मल्टी जो है लैंग्वेज को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है स्टेप लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्तमान में विश्व की लगभग 6000 भाषाएं, ठीक है। तो वर्तमान में विश्व की लगभग 6000 भाषाएं, विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का लगभग 43% खतरे में है, ठीक है। तो 43% भाषाएं तो हमारी खतरे में, लगभग 6000 भाषाएं खतरे में हैं। वहीं दूसरी तरफ 10 भाषाओं को बोलने के लिए विश्व जनसंख्या की 60% आबादी, लगभग 4.8 बिलियन उत्तरदायी है। तो 10% जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें लगभग 60% आबादी उसी 10% भाषा को बोलती है। 2019 में विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? तो देखिए पहली तो है हमारी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को हर जगह लोग इंग्लिश का जो है फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश को मान्यता ज़्यादा दी जाती है। लेकिन इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम लैंग्वेज को बोलना छोड़ के कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हम जो है अगर सीख लें और उसको बोलना शुरू करते हैं तो जो हमारी लैंग्वेज वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो गायब होने लगेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 2019 में बोले जाने वाली जो भाषा है वो है लैंग्वेज, वो है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश ने 1132 मिलियन लोग बोल रहे हैं, ठीक है। फिर है आपका मंदारिन, ठीक है, मैंडरिन, मंदारिन है। फिर हिंदी है, तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी है, थर्ड नंबर पे जो है हमारी हिंदी है। फिर स्पेनिश है, फिर फ्रेंच है, अरबी है, बांग्ला है, रशियन है, पुर्तगीज़ है और इंडोनेशियन है, ठीक है। तो ये जो है भाषाएं हैं। और सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली भाषा, भारत सबसे कौन सी ज़्यादा बोली जाती है भारत में? तो देखिए हिंदी पहले नंबर पे है, बांग्ला दूसरे नंबर पे है, मराठी तीसरे नंबर पे है, तेलुगु चौथे नंबर पे है, फिर तमिल है, गुजराती है, उर्दू है, कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, पंजाबी और असमीज़ है, ठीक है। 21 फरवरी ही क्यों जो है भाषा दिवस के रूप में? तो देखिए 1952 में 1952 में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में पूर्वी पाकिस्तान पर थोपने का प्रयास किया गया, जिसका पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विरोध किया। इस विरोध के स्मरणोत्सव के रूप में यूनेस्को ने ये जो विरोध किया है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, इसको स्मरण करते हुए यूनेस्को ने सर्वप्रथम 21 फरवरी 1999 को अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृभाषा दिवस के रूप में इसको मनाने का जो है उसी टाइम से मनाया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नए जीआई टैग, ठीक है। क्या है? देखिए देवनहल्ली पामेलो, क्या है? देवनहल्ली पामेलो हाल में ही कर्नाटक राज्य की देवनहल्ली पामेलो को, जिसे चकोटा, ठीक है, देवनहल्ली को जो है चकोटा, ये कहाँ के है? कर्नाटक के चकोटा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? सिट्रस फल है जिसका स्वाद बहुत अद्भुत होता है। उसको जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। क्या है इसका नाम? इसका नाम है चकोटा और इसको कहते हैं देवनहल्ली पामेलो, ठीक है। ये कहाँ का है? देवनहल्ली पामेलो कर्नाटक का है, चकोटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है सोहराई खोवर पेंटिंग। सोहराई खोवर पेंटिंग क्या है? देखिए 2020 में झारखंड की, ठीक है, कहाँ की है? झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग्स को चेन्नई स्थित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस टैग के आवेदन से सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड ने किया है। तेलिया रुमाल, देखिए तेलिया रुमाल कहाँ की? तेलंगाना की है। सोहराई खोवर कहाँ के है? सोहराई खोवर पेंटिंग है वो कहाँ का है? ये आपका झारखंड का है। और तेलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना का है तेलिया रुमाल, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसके आवेदन के लिए कंसोर्टियम ऑफ पुट्टायका हैंडलूम क्लस्टर द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे जीआई टैग्स हैं
नेक्स्ट हमारा है मणिपुर का काला चावल। ठीक है, मणिपुर का काला चावल जिसको कहते हैं चकहो। ठीक है, चकहो जो है मणिपुर का काला चावल है, इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसके लिए आवेदन मणिपुर कंसोर्टियम ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ चकहो, ठीक है, द्वारा इसका जो है आवेदन किया गया। और मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी मदद की है। चकहो एक सुगंधित गोंद जैसा चिपचिपा चावल है। ये जो है एक सुगंधित गोंद जैसा एक चिपचिपा चावल जैसे मणिपुर में सामुदायिक दावतों के समय खाया जाता है। ठीक है, टेराकोटा क्या है देखते हैं। हाल में ही गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में टेराकोटा नाम की पारंपरिक कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसके लिए आवेदन उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है संस्कृति और कला पर टिप्पणियाँ। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला। देखिए, पहला है कुन्नुम पोंगल। ठीक है, कुन्नुम पोंगल के बारे में देखते हैं। जनवरी 2020 में तमिलनाडु के सलेम जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले, कहाँ पे, तमिलनाडु के सलेम जिलों में हर वर्ष आयोजित होने वाले कुन्नुम पोंगल या कन्नुम पोंगल का आयोजन किया गया। विदित हो कि यह जो उत्सव है वो जल्लीकट्टू की भांति होता है। ठीक है, तो जो कन्नुम पोंगल है वो जल्लीकट्टू की भांति होता है, सॉरी। इसमें बैल के बजाय भारतीय लोमड़ी, जो भारतीय लोमड़ी है, ये बैल के स्थान पर भारतीय लोमड़ी का प्रयोग किया जाता है। और कन्नुम पोंगल उत्सव इस मान्यता पर आधारित है कि इससे जो है भरपूर वर्षा होगी। तो मान्यता क्या है कि इस पे भरपूर वर्षा होगी। पोंगल भारत के तमिलनाडु के 4 राज्यों, भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक, ये 4 दिन तक जो है मनाया जाने वाला कटाई फसल उत्सव है। कौन सा है, कटाई, तो बुआई नहीं है, कटाई फसल उत्सव है। पोंगल त्योहार जो है भोगी पोंगल के दिन, ठीक है, कौन से पोंगल के दिन सॉरी भोगी जो है पोंगल के दिन तमिल कैलेंडर के एक महीने मार्घाजी का अंतिम दिन किससे शुरू होता है, तो ये नहीं जानना है आपको, भोगी पोंगल के दिन शुरू होता है। इसी दिन भोगी पांडी गई, ठीक है, भोगी पांडी गई भी मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है, भोगी पोंगल के दिन भोगी पांडी गई भी मनाया जाता है। और भोगी पांडी गई उत्तर भारत में पंजाब राज्य में मनाए जाने वाले लोहड़ी नामक फसल त्योहार की तरह है। तो जो भोगी पांडी गई है वो जैसे लोहड़ी होता है ना, लोहड़ी की तरह ये भी भोगी पांडी गई मनाया जाता है, जो फसल त्योहार की जो है तरह होता है। कुप्पम में झल्लूकट्टी कार्यक्रम, ठीक है, तो हाल में ही आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुप्पम क्षेत्र में एक पशु मेले का आयोजन किया गया। मेले के आयोजन से पहले सोशल मीडिया और पैम्पलेट के माध्यम से सूचना प्रसारित कर दी गई थी कि यहाँ झल्लूकट्टी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके विजेता, झल्लूकट्टी खेल के जो विजेता होंगे उसके लिए 60,000 रुपये का राशि घोषित किया गया था। इस वजह से पशु मेले के स्थान पर तमिलनाडु की तर्ज पर झल्लीकट्टू की प्रतियोगिता आयोजित की गई। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने झल्लूकट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे फिर भी जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारा है मेडारम समक्का सार लम्मा जतारा। ठीक है, या मेडारम समक्का सार लम्मा जातरा, क्या है ये। हाल में ही तेलंगाना के राज्यपाल, कौन है तेलंगाना के राज्यपाल, तमिलिसै, ठीक है, इन्होंने सौदराजन, तो इनके बारे में क्या है, इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा तेलंगाना के मेदारम गांव में जाकर जनजातियों के देवताओं की, जनजाति के मेदारम, कौन से गांव में जाके, मेदारम गांव में जाके, तेलंगाना के मेदारम गांव में जाके जनजातियों के जो देवता हैं समक्का सार लम्मा, ठीक है, जतरा उत्सव तथा पूजा अर्चना वहाँ पे की गई। तो देखिए मेदारम समक्का सार लम्मा जातरा जो तेलंगाना में हर 2 साल में एक बार, तेलंगाना में 2 साल में एक बार मनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एथनोलॉग रिपोर्ट। क्या है एथनोलॉग रिपोर्ट, 2020 में एथनोलॉग ने विश्व की प्रचलित भाषाओं पर अपने वार्षिक डाटाबेस को प्रकाशित किया। एथनोलॉग क्या है कि जो भाषाएं हैं उस पर अपने वार्षिक डाटा को एथनोलॉग में प्रकाशित किया गया। एथनोलॉग के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाले जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, तो इसका जो है 1132 मिलियन लोग इसको बोलते हैं, जबकि मंदारिन जो है वो दूसरी भाषा है जिसको 1117 मिलियन लोग बोलते हैं विश्व भर में। ठीक है,
जबकि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और जिसको 615 मिलियन लोग बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे हिंदी है, पहले नंबर पे अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे मंदारिन है। ये जो है वॉक सिटी क्या है देखते हैं। देखिए, हाल में देश दुनिया के रामनगर की महिमा से परिचित करने के उद्देश्य से अयोध्या नगर निगम की सिटी वॉक योजना को मंडलायुक्त स्तर से हरी झंडी प्रदान की गई। ठीक है, तो कहाँ से? अयोध्या नगर निगम के सिटी वॉक योजना को एक जो है क्या हरी झंडी मिल गई है। सिटी वॉक योजना में रामनगरी के आसपास के जिलों में 60 किलोमीटर परिधि के भीतर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। रामनगरी का सिटी वॉक गोंडा, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और बस्ती तक का विस्तृत होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगे वॉक सिटी में? गोंडा, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और बस्ती। ठीक है, ये वॉक सिटी जो योजना है इससे तात्पर्य है अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल एवं भरत कुंड जैसे स्थलों को की सैर कराना। ठीक है, इसके लिए नगर निगम 2 जो है वातानुकूलित बसें चलवाएगा। जिसको सिटी वॉक करनी होगी वो जो है यहाँ पे आके इन सारे जगहों को वो देख सकेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है था आपका। नेक्स्ट हमारा है मणिपुरी रासलीला। ठीक है, तो देखिए मणिपुरी रासलीला के बारे में देखते हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए मणिपुरी रासलीला मणिपुर का प्रमुख नृत्य है। तो मणिपुरी रासलीला क्या है? मणिपुर का एक प्रमुख नृत्य है जिसमें शरीर की गति धीमी रखते हुए भावाभिनय पर अधिक, मतलब अपने भाव और अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है। शरीर का जो रिदम होता है, जो गति होती है वो धीरे होती है। मणिपुर रासलीला में वैष्णव परंपरा, कौन सा परंपरा है? वैष्णव परंपरा का जो है पुट इसे अनोखा बनाता है। इस नृत्य कला का सूत्रपात है वो 1763 से 1798 के बीच हुआ और राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुआ। ठीक है ना, राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुआ। रासलीला में विष्णु पुराण, भगवत पुराण और गीत गोविंद से आई विषय वस्तुओं को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोल्लम केरल का गेटवे। देखिए कोल्लम केरल का गेटवे क्या है? इसमें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित जो शहर है कोल्लम, यहाँ एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, क्या है? प्राचीन व्यापारिक केंद्र है और वहीं यह नैसर्गिक सौंदर्य से बहुत ही ज़्यादा भरा पूरा है। कोल्लम मालाबार के तट पे सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक होने के कारण इसे केरल का गेटवे कहा जाता है। तो ये मालाबार तट के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, इसलिए इसको केरल का गेटवे भी कहा जाता है। कोल्लम के 1/3 भाग को अष्टामुडी झील घेरे हुए है। ठीक है, तो कोल्लम जो है उसके 1/3 जो पार्ट को अष्टामुडी झील कवर किया है। ये यहाँ के तेवल्ली पैलेस का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। तो यहाँ पे एक तेवल्ली, ठीक है, एक पैलेस का नाम है तेवल्ली, यहाँ का एक अपना जो है अलग हिस्टोरिकल जो है महत्व है। जटायु अर्थ सेंटर, ठीक है, जटायु अर्थ सेंटर यहाँ का सबसे नया और आधुनिक सुविधा वाला पर्यटन स्थल है। ठीक है, जटायु अर्थ सेंटर जो है एक बहुत ही जो है मॉडर्न पर्यटन स्थल है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है वीर होड़ जनजाति। देखिए वीर का अर्थ होता है जंगल और होड़ का अर्थ होता है मानव। ठीक है, यानी जंगल में रहने वाले लोगों को वीर होड़ कहते थे। वीर का अर्थ होता है जंगल और होड़ का अर्थ होता है मानव। तो जंगल में रहने वाले लोगों को वीर होड़ कहा जाता है, जो कि वीर होड़ के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। तो अगर देखें तो बोलचाल की भाषा में अब वीर होड़ हो गया है, वीर होड़ था वो वीर होड़ हो गया है। वीर होड़ जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ और झारखंड, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। वीर होड़ छोटा नागपुर क्षेत्र के नागवंशी समुदाय से अलग होकर, ठीक है, तो वीर होड़ छोटा नागपुर में नागवंशी समुदाय उनसे अलग होकर झारखंड राज्य के हजाराबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और दूसरे जिलों में फैले हुए हैं। ये आदिम जनजाति वीर होड़ जो जनजाति है वो आदिम जनजाति है, वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये विलुप्त होने के कगार पर है, इसी वजह से सरकार इनके संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जनजातीय भाषा को प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का माध्यम बनाने की योजना। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2020 में 26 जनवरी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के बच्चों की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का माध्यम 10 विभिन्न जनजातीय भाषाओं में शुरू करने की घोषणा की गई है।
तो देखिए छत्तीसगढ़ के सरकारी बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है 10 जनजातीय भाषाओं में उनकी शिक्षा शुरू होगी। तो कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? देखिए वो हैं गोंडी, हल्बी, मदिया, भटरी, ध्रुव, डोरली, सिंगरौलिया और आपका सरगुजिया, सदरी और कुड़ुख। ठीक है, ये जो है आपकी भाषाएं हैं 10 और इसी में जो है उनकी प्रारंभिक शिक्षा होगी। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की 32% आबादी अनुसूचित जनजाति है। क्या है? अनुसूचित जनजाति है। सरकार का यह निर्णय न केवल जनजातियों की सुविधा राहत के लिए है बल्कि इससे जनजाति भाषाओं का संरक्षण भी किया जाएगा। ठीक है, तो जनजातियों की सुविधा के लिए तो है ही कि उनको इस लैंग्वेज में एजुकेशन मिल जाएगा, बल्कि जो जनजातीय लोग हैं उनकी जो है जो उनकी जाति उनकी भाषाओं के संरक्षण के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये हमारा यहीं पे कवर होता है और देख लेते हैं और क्या कवर करना हमें। तो नेक्स्ट हमारा होगा अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।